Hi everyone, this is Sikha. I welcome you all to today's new session जो हम प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल। मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में माइटोटिक फेज लेके आऊंगी, दैट इज एम फेज लेके आऊंगी। सो टुडे आई एम हियर विथ एम फेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। सो हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। हम सेल साइकिल पढ़ रहे थे और सेल साइकिल की जर्नी शुरू होती है। ये एक सेल हुआ, suppose it is having 2n number of chromosome. It undergoes G1 phase. G1 phase के बाद क्या होता है? कौन सा फेज आता है आपका? एस फेज आता है। एस फेज में क्या होता है आपका? आपका क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, 2n प्लस 2n हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल हियर। फिर उसके बाद क्या होता है? डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। फिर क्या होगा अभी? अब एक सेल में पहले ये जो जेनेटिक मटेरियल और डीएनए है, ये किसके अंदर होता है? एक सिंगल न्यूक्लियस के अंदर होता है, राइट। अब सेल में मैं न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूं। अब सेल में, एक ही सेल में क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया, बट यहाँ पे कितना हुआ आपका? आपका न्यूक्लियस अभी एक ही है। फिर इस सेल में क्या होगा? इस फेज के बाद क्या होता है? G2 फेज होता है हमारा, जहां पे क्या होता है? ऑल द फैक्टर्स, ऑल द प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन वो बन जाता है। तो अब सेल में क्या हो जाता है? न्यूक्लियस 2 बन जाता है। किसमें? ये एम फेज शुरू हो गया। एम फेज में जो भी जेनेटिक कंटेंट यहाँ पे डबल हुआ था वो क्या करते हैं? सेल के दो अपोजिट पोल में चले जाते हैं और क्या? न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है यहाँ पे वही सिंगल सेल है, लेकिन डिवीजन किसका हुआ है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस एक था, यहाँ पे ये एक और ये एक, दो बन गए न्यूक्लियस। फिर जब न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है। ऐसे एक सेल एक दो सेल में डिवाइड होने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक सेंट्रल फ्यूरो लाइक स्ट्रक्चर, एक गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करेगा और धीरे धीरे वो डीपर डीपर होता होता जाके ऐसे करके क्या हो जाएगा? एक सेल फाइनली दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। It is having 2n, it is having 2n number of, I'm just showing the nucleus, showing the chromosome here. Okay, chromosome number। और ये एक सेल बन गया और ये एक सेल बन गया और ये दोबारा सेल साइकिल में एंट्री कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। दैट इज अप टू देम डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेल। ठीक है, ये हमने सेल साइकिल पढ़ा था। उस दिन हमने क्या पढ़ा था? हमने इंटरफेस पढ़ा था, अच्छे से समझा था। इंटरफेस किसे लेके होता है? G1 एस फेस और G2 को लेके हम क्या कहते हैं? यहां से लेके पूरा यहां तक इसे हम क्या कहते हैं? ये G1 एस और G2 इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस इज कंसिस्ट ऑफ G1 प्लस G1 के बाद एस, उसके बाद क्या आता है? G2 फेस। इंटरफेस के बाद क्या होता है हमारा? माइटोटिक फेज। आज हम पढ़ेंगे माइटोटिक फेज के बारे में। माइटोटिक फेज को हम क्या कहते हैं? एम फेज कहते हैं। तो माइटोटिक फेज का भी डिफरेंट स्टेजेस है, जिसे हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड
टेलोफेज कहते हैं। ठीक है, तो आपका माइटोटिक फेज 4 फेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इस फेज में एक्चुअली होता क्या है, चेंजेस होते हैं। अब जब एक सेल माइटोटिक फेज में होता है तो उसके अंदर क्या होता है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। क्या होता है, एक सेल जो सेल साइकिल का इंटरफेज कंप्लीट कर चुका है, अब कहाँ पे एंट्री किया है, वो एम फेज में एंट्री किया है। एम फेज में एंट्री किया है मतलब उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाएंगे। इसके अंदर अगर ये एक डीएनए हुआ तो ये अपना एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, ऑलरेडी बना चुका होगा। जितने भी डीएनए होंगे वो अपने एक एक क्या डुप्लीकेट कॉपी बना चुके होंगे। ये कहाँ पे नजर आएगा आपको, एम फेज में अगर एक सेल जा रहा है माइटोटिकली डिवाइड करने के लिए तो पहले उसके अंदर उसके जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो उससे पहले डबल हो गए होंगे इंटरफेस में। ठीक है, इंटरफेस में वो ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। और सेल डिवीजन के लिए आपका एम फेज को कंडक्ट करने के लिए जो भी सारे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है वो सब बन चुके हैं किस फेज में, आपका ये G2 फेज, ये जो ग्रोथ सॉरी गैप 2 फेज है, ये गैप 2 फेज में आपके सारे बन चुके हैं। ऑल द फैक्टर्स, एसेंशियल फैक्टर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एम फेज वो सारे बन चुके हैं और आपका ये जो डीएनए कंटेंट ये डबल हो चुका है। ठीक है, अब शुरू होगा हमारा एम फेज दैट इज माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज में हमें 4 फेज पढ़ने होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सो mitosis is a part of cell cycle in which replicated chromosomes are separated into two new nuclei. Cell division by mitosis is an equational division which gives rise to genetically identical cells in which the total number of chromosome is maintained. समझ में आया ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, माइटोसिस इज अ पार्ट ऑफ द सेल साइकिल। हाँ, माइटोसिस सेल साइकिल का पार्ट नहीं है क्या, ऑब्वियसली है, माइटोसिस सेल साइकिल का ही एक पार्ट है। इन विच क्या होता है, जिसमें क्या होता है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, जो आपका रेप्लिकेटेड हुए हैं डीएनए, कौन सी फेज में, ये एस फेज में, जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है एस फेज में, वो क्या होगा, ये 2 है ना, ये 2 से 4 बन गए ना, 2n से 4n अब है ना एस फेज में, 2n क्रोमोसोम थे, 2n थे और एस फेज में बन गए कितना, 2n से 4n हो गए। क्रोमोसोम नंबर क्या हुआ, पहले क्रोमोसोम 2n थे फिर 4n हो गए, तो क्या हुआ, रेप्लिकेट हो गए, डबल हो गए। एक एक कॉपी ने अपना पूरा एग्जैक्ट और एक कॉपी बना दे, इसे ही तो कहते हैं रेप्लिकेशन ना, अपने खुद का कंप्लीटली एक जैसा स्ट्रक्चर बना देना, उसे रेप्लिका कहते हैं ना, रेप्लिकेशन होता है प्रोसेस। ये डीएनए जैसा है, जो भी इसमें जीन्स है सामने वाला एकदम पूरा आइडेंटिकल, कोई मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बना देता है क्या, ये डीएनए अपना एक एग्जैक्ट कॉपी बना देता है। तो सेल में अगर टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए को हम 2n ले रहे हैं तो कितना बन जाएगा, 4n बन जाएगा। तो क्या होता है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड इनटू 2 न्यूक्लियाई। यहाँ पे क्या हुआ, एम फेज में क्या हुआ, ये जो 4n बने थे, 2n बने थे, वो क्या हो गए, यहाँ पे दो अलग अलग न्यूक्लियस में आ गए। ये इसमें जो 2n है, इसमें जो 2n है, ये क्या एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। समझ में आया, यहाँ पे अगर आपको आपका डीएनए को मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप दे रहा हूँ, अगर ये पर मान लो कि ये एक डीएनए है आपका सेल में, ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, ठीक है, ये एक डीएनए है और ये एक डीएनए है। मान लो कि ये क्या है, आपके सेल के अंदर प्रेजेंट डीएनए है। ये क्या करेंगे एस फेज में, एस फेज में क्या करेंगे, ये अपना अपना एक एक कॉपी बनाएंगे, ये ट्राइंगल ट्राइंगल बनाएगा एग्जैक्टली सिमिलर, ये सर्कल सर्कल बनाएगा, ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल बनाएगा, या फिर ये दिख रहा है स्क्वायर जैसा, जो भी हो, रेक्टेंगल रेक्टेंगल बनाएगा, ये स्टार जैसा स्ट्रक्चर 4 बनाएगा, ये ऐसा बनाएगा, ये ऐसा बनाएगा, एग्जैक्ट सेम कॉपी का कितना हो गया, 2 सेट नहीं बन गए। अगर ये आपके डीएनए और इनका स्ट्रक्चर सपोज मान लो, अब अज्यूम करो ऐसा है, पर ऐसा नहीं होता।
ऐसा है, तो ये क्या करेंगे, सब अपने 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 एक एक एग्जैक्ट कॉपी बना देंगे। जब एग्जैक्ट कॉपी बन गया, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इन्हें हम बांट देंगे अलग अलग करके। एक न्यूक्लियस में इतना पार्ट रख देंगे और दूसरे न्यूक्लियस में इतना पार्ट रख देंगे, ये 1 और 2। अब मुझे ये बताओ कि वन वन के न्यूक्लियस में जो भी जेनेटिक मटेरियल है और 2 के न्यूक्लियस में जो भी जेनेटिक मटेरियल है, क्या वो सेम नहीं हुए? सेम नहीं हुए। इसीलिए इसको क्या कहता है, इस माइटोसिस की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस को भी हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनता है, एक सेल जैसा है उसमें से जो सेल बनता है डिवीजन के बाद, वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी होता है, कोई चेंजेस नहीं होता। बट आपकी मेयोटिक सेल डिवीजन में ऐसा नहीं होता। जब हम मेयोसिस पढ़ेंगे तब समझेंगे ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्रसिंग ओवर हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। एक्सचेंज करते हैं, मैं अपना पार्ट कुछ उसे दे रहा हूँ, वो अपना पार्ट कुछ मुझे दे रहा है, तो हमारे बीच कैरेक्टर्स के एक्सचेंज हो गए। समझे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी बनता है, एग्जैक्ट कॉपी बनता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, सॉरी इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। which give rise to genetically identical cell in which the total number of chromosome is maintained। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन हुआ कि नहीं, पर हमारा रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता था, या फिर आपका मेयोसिस में क्या होता था, 2n से क्या होता था, एक 2n, एक डिप्लॉयड सेल से, एक डिप्लॉयड सेल से क्या बनते थे, हैप्लॉयड सेल बनते थे ना, 4 बनते थे। एक मेयोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होता है, एक डिप्लॉयड सेल, ये आपका क्या हुआ, ये आपका डिप्लॉयड सेल, ये आपका डिप्लॉयड सेल हुआ, इसमें से क्या बन गया, हैप्लॉयड सेल बोले ना। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मेंटेन्ड। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन हुआ है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, हाफ हो गया, रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस टू हाफ। बट यहाँ पे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हुआ, मेंटेन्ड हुए, 2n था और फाइनली 2n भी रहा। समझ में आया माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्रोमोसोम की नंबर में कोई चेंजेस नहीं आती। आपका पेरेंट और डटर सेल में जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में उतना क्रोमोसोम डटर सेल में रहता है और एग्जैक्ट कॉपी बनता है, कोई चेंजेस नहीं होता, जीन्स की कोई चेंजेस नहीं होती, एक सेल जैसा दिखता है दूसरा सेल वैसा ही दिखता है। एक सेल में जो भी जीन्स है दूसरा सेल में वही जीन्स है। आई बात समझ में। तो फिर हम अब एक एक फेज को डिस्कस करेंगे, तो फिर क्या हुआ समराइज कर लेते हैं। तो माइटोटिक फेज में आपका क्या हुआ, माइटोटिक फेज में जो आपके एस फेज में जो डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ था, माइटोटिक फेज में वो क्या करेंगे, वो सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस में बट जाएंगे। समझ में आया, 2 न्यूक्लियस में वो क्या करेंगे, बट जाएंगे। एक न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेनेटिक कंटेंट है दूसरे न्यूक्लियस के अंदर वही जेनेटिक कंटेंट सेम रहेंगे, बट एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस रहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, सिर्फ यहाँ पे किसका डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। आपका साइटोकाइनेसिस एक्चुअली आपका माइटोटिक फेज के अंदर नहीं आता। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी टॉपिक है। बट आपका ये जो माइटोटिक फेज है ये 4 फेजेस में डिवाइड हुआ है, आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, प्रोफेज में क्या होता है चलो देखते हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का ये क्या है, सबसे
लॉन्गेस्ट फेज है। ये आपका क्या हुआ? ये आपका सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज हुआ। यहाँ पे जो ये मैंने क्या बनाया है, ये आपका एस फेज। एस फेज में क्या हुआ था, देखो ये आपका जो भी डीएनए कंटेंट है वो डबल हो गया था। ठीक है, डीएनए कंटेंट डबल हो गया था, पर वो क्या विजिबल था? डीएनए कंटेंट सिर्फ डबल हो गया था। ये इतना लंबा डीएनए था ऐसे ऐसे करके, इसका और एक ऐसे ऐसे करके ये कॉपी बना था। ठीक है, एग्जैक्ट उसका कॉपी बना था, लेकिन वो माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल नहीं हो रहे थे। ऐसे लंबे डीएनए का लेंथ बहुत ज्यादा होता है, ऐसे ही वो क्या अरेंज नहीं हुए हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। और क्या है आपका, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब होते हैं स्टेज में। लेकिन जब प्रोफेज शुरू होता है, जब प्रोफेज में एंट्री करता है सेल, तो क्या होता है, पहले क्या होता है आपका, ये जो जेनेटिक कंटेंट, ये जो आपका डीएनए हुआ, देखो डीएनए क्या है, एक लंबे धागे लाइक स्ट्रक्चर है ना, लाइक दिस। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, हमारा एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ था। हिस्टोन प्रोटीन मैंने आपको बताया था, ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ था। प्रोफेज में क्या होता है, ये लंबा डीएनए ना एक्चुअली ऐसे ना कॉइल करके, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल करके कंडेंस कर जाता है। एक्चुअली ये अगर आपका डीएनए हुआ, इसे अगर मैं कंडेंस कर दूं ना, ये ऐसा दिखेगा। इतना लंबा डीएनए इतना छोटा बन जाता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। बहुत सारे बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, डीएनए क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। कुछ अलग नहीं है, वही एक लंबा, जैसे जैसे मैंने आपके लिए लाया है, मैं लाई हुए, देखो ये है आपका एक नॉर्मल धागा लिया है मैंने, इसे मैंने सुई पे लपेट कर रखा था। देखो ये अब कैसा है, मतलब ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है ना। ये एक इतना लंबा धागा है, कितना लंबा, इतना लंबा धागा। मैंने उसे क्या किया, इस सुई पर जब लपेट कर रख दिया, तो ये क्या हो गया, कंडेंस होके इतना छोटा हो गया, और अब ये क्लियरली विजिबल हो रहा है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न हमारे सेल्स के अंदर होता है, जब वो क्या होता है, व्हेन इट अंडरगोज माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज से पहले आपका डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है, ऐसे ही पड़ा होता है, डुप्लीकेट हो गया इस फेज में और ऐसे ही पड़ा रहता है। जब वो माइटोटिक फेज में प्रोफेज के अंदर जाता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू करता है। ये आपको याद रखना है। इनिशिएशन ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल टेक्स प्लेस। इनिशिएशन हो जाता है, शुरू होता है। ठीक है, इस फेज में ये आपका लंबा डीएनए, इसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। ये ऐसे करके कंडेंसेशन शुरू हो गया, बट फाइनली जब मेटाफेज में जाएगा ना, ये कंप्लीटली कंडेंस होके ऐसा बन जाएगा। समझ में आया क्यों लिखा है शुरू होता है, मतलब कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, बट कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट कहाँ होता है, इसके बाद जो आता है ना मेटाफेज, मेटाफेज में ये आपका कंप्लीट कंडेंसेशन होके ऐसे, मतलब ऐसे कंडेंस होके ये आपके क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। ये कहाँ पे होता है, मेटाफेज। ठीक है, समझ में आया इस लाइन का मतलब, इनिशिएशन मतलब शुरू होती है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल टेक्स प्लेस। फिर क्या होता है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स टू ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। इस सेल में मैंने सेंट्रियोल नहीं बनाया है, यहाँ पे मैंने बनाया है। ये जो सेंट्रियल होता है ना, दो अपोजिट, ये पोल और ये पोल, ये पोल भी हो सकता है, ये पोल और ये पोल भी हो सकता है। ये दो अपोजिट पोल में चले जाते हैं। यहाँ पे सेंट्रियोल किस चीज के लिए मदद करता है, इन एनिमल सेल सेल डिवीजन के लिए मदद करता है। कौन, सेंट्रियोल। ठीक है,
दो सेंट्रियोल ऐसे पड़े होते हैं राइट एंगल टू ईच अदर, ये हुआ एक सेंट्रियोल और ये हुआ एक सेंट्रियोल। ये एक दूसरे के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल टू ईच अदर होता है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम मिला के बोले तो क्या बोलेंगे, सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम। और अगर इंडिविजुअली इसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल। इसे बोलेंगे सेंट्रियोल, सॉरी इसे बोलेंगे सेंट्रियोल, इसे बोलेंगे सेंट्रोजोम। इसका क्या है, काम क्या है, इससे ऐसे प्रोटीनिशियस थ्रेड निकलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीन के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। जब निकलते हैं तब इस एंटायर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एस्टर। समझ में आया, सेंट्रियोल के बाहर जब ये थ्रेड लाइक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आस्टर कहते हैं। ये प्रोटीनिशियस थ्रेड क्या बनाते हैं आपका, ये बनाते हैं आपका माइटोटिक स्पिंडल। तो आपको ये एक चीज याद रखना है, सेंट्रियोल एनिमल सेल में मिलता है एंड सम प्रिमिटिव प्लांट सेल में मिलता है, बट इट इज नॉट फाउंड इन हायर प्लांट सेल, इट इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। ओके, तो ये जो क्या होता है इस प्रोफेज में, क्या बेसिकली क्या चेंजेस होता है, एस फेज में तो ये था, प्रोफेज में जब एंट्री किया तो क्या होता है, पहले आपका ये डीएनए जो था, ये क्या हो गया, डीएनए जो था वो कंडेंस होके क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। कंडेंसेशन शुरू हुआ, एग्जैक्टली अभी खत्म नहीं हुआ है, कंडेंसेशन शुरू होके स्लाइटली विजिबल होने लगे, स्लाइटली इतना लंबा जो डीएनए था, एक मतलब यहाँ पे मेसी स्ट्रक्चर पड़ा था, ये क्या हुआ, ये बहुत सारे डीएनए यहाँ पे पड़े हैं, ये फिर क्या होते हैं, कंडेंस होके ऐसा ऐसा अरेंज हो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे जो सेंट्रियोल थे ये दो अपोजिट पोल में मूव कर जाते हैं, ये पोल में और ये पोल में, ये दो अपोजिट पोल में मूव कर जाते हैं और ये एस्टर फॉर्मेशन होता है, इनसे प्रोटीनिशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसे हम एस्टर कहते हैं, एस्टर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, आपका ये जो, ये क्या है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व न्यूक्लियर एनवलप कह सकते हैं, ये थोड़े थोड़े क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होना शुरू होते हैं, डिसइंटीग्रेट होना शुरू होते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर आपका कौन सा स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हुए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो भी क्या, वो भी डिजेनरेट करना शुरू होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस भी डिजेनरेट होना शुरू होता है इसका। तो फिर इस प्रोफेज की अगर मैं बात करूं, इस फेज में क्या होता है, पहले आपको याद रखना, ये तो लॉन्गेस्ट फेज आप याद रखोगे, क्या चेंजेस क्या होता है इस एस फेज की सेल में, क्या चेंजेस होने के बाद ये, क्या चेंजेस होने के बाद हम कहेंगे कि ये सेल अभी प्रोफेज स्टेज में है। क्या होगा, पहले क्या होगा, आपका कंडेंसेशन ऑफ डीएनए शुरू हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल टेक प्लेस, then centriole begins to move towards two opposite pole of the cell, then क्या होगा, chromosomal material condense to form compact mitotic chromosome, ये कॉम्पैक्ट होके क्या बनेगा, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होके क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम्स हैव क्रोमाटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, ये भी हमने कल भी पढ़ा था कि क्या ये कंडेंस हो गया, हम कल भी हमने पढ़ा था ना, ये जो डीएनए हुआ ये उसका एग्जैक्ट कॉपी और एक बना दिया, पर हम उसे क्या नहीं कहते थे, वो ऐसे एक पॉइंट पे अटैच रहते थे ना, ये वो भी वही कंडेंस तो हो गए, वो एक पॉइंट पे अटैच रहते हैं, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम क्या कहते थे, सेंट्रोमियर। एक ही सेंट्रोमियर पर अब ये क्या है, अटैच है, लेकिन ये क्या हो गए, कंडेंस हो गए, एक ही सेंट्रोमियर पर अटैच है, तब क्या हम उन्हें दो क्रोमोसोम बोलेंगे, सिंगल, ये सिंगल क्रोमोसोम है।
दिस इज द सिंगल क्रोमोसोम। ऐसे स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और थोड़ा सा विजिबल होते हैं। आप अगर एक प्रोफेज के स्टेज में जो सेल है उसे अगर आप जाके माइक्रोस्कोप के नीचे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको स्लाइटली विजिबल होगा। अगर आप एस फेज के सेल को रखोगे आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन अगर आप प्रोफेज के सेल को रखोगे, प्रोफेज स्टेज में जो है उसका अंदर थोड़ा थोड़ा आपको स्लाइटली विजिबल होगा ये। और ये क्लियरली कब विजिबल होगा? क्लियरली आपको मेटाफेज में विजिबल होगा, क्योंकि मेटाफेज में जब सेल जाता है ये क्या होता है, कंप्लीट पैकेजिंग, कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाता है, उसके बाद और कंडेंसेशन नहीं होता, फाइनल कंडेंस होके जैसा स्ट्रक्चर बना था वो बन जाते हैं। तो फिर प्रोफेज में ये समझ में आया। फिर क्या हुआ? इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन। ये मैंने बोला ना, ये जो सेंट्रियल दो साइड को मूव कर गए, इससे क्या हुआ? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना। फाइबर ये क्या है? प्रोटीन्स के फाइबर्स होते हैं, इसका फॉर्मेशन होना भी शुरू हो जाएगा। समझ में आया? फिर cells at the end of this phase do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nuclear membrane and nucleolus। ये सब डिसअपियर, धीरे धीरे डिसअपियर करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट डिसअपियर कब होगा? कंप्लीटली कब नजर नहीं आएंगे? जब आपका नेक्स्ट फेज मेटाफेज आएगा, तो मेटाफेज में ना ही अब इस स्टेज में आपको दिखेंगे, डिसअपियर कर रहा है ना, डिसअपियर कर रहा है मतलब ये आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा, डिसअपियर हो रहा है आपके सामने, थोड़ा थोड़ा डिसअपियर हो रहा है। जब कंप्लीट डिसअपियर हो जाएगा तब जाके क्या, वो सेल मेटाफेज में पहुंच जाएगा। समझ में आया? देन कम टू मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज से पहले क्या हो गया है? मेटाफेज से पहले आपका डीएनए कंडेंस हो गया है, डीएनए मतलब कंडेंसेशन शुरू हो गया है, और क्या, आपका सेंट्रियोल तो अपोजिट पोल में मूव कर गए हैं, ये आपका माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, और क्या हुआ था? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और या फिर न्यूक्लियर एनवलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, वो सारे क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। अब आपको ये मेटाफेज में कुछ नहीं दिखेगा। अगर न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया है तो आपका जेनेटिक मैटेरियल कहाँ पे आ जाएगा? जेनेटिक मैटेरियल तो आपका आपका न्यूक्लियस के अंदर था, न्यूक्लियस के अंदर था ना जेनेटिक मैटेरियल, डीएनए या फिर क्रोमोसोम, कुछ भी बोलो आप। अब आप उसे क्रोमोसोम बोलोगे, डीएनए नहीं बोलोगे। तो ये आप कहाँ पे आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, राइट? कहाँ पे आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में आ जाए, क्योंकि उन्हें जो जिसके अंदर वो थे वो तो डिसअपियर हो गया, अब वो फ्री हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाएंगे। ये जो सॉरी ये जो आपका क्रोमोसोम है, ये एक आपका क्रोमाटिड हुआ, ये आपका, और एक उसका सिस्टर क्रोमाटिड हुआ। ये कहाँ पे अटैच हुए थे? सेंट्रोमियर पे अटैच हुए थे। इसी सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, पैड लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइनेटोफोर कहते हैं। पहले काइनेटोकोर नहीं थे, अब बने हैं, क्योंकि अब उनकी रिक्वायरमेंट है। काइनेटोकोर क्या करता है? ये जो माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे मैंने दिखाया ना, ये जो माइटोटिक स्पिंडल है, ये कहाँ पे अटैच होंगे? ये आके इस काइनेटोकोर पे अटैच होंगे। समझ में आया? कहाँ पे अटैच होंगे? ये जाके इस काइनेटोकोर पे अटैच होंगे। इनके अटैचमेंट, माइटोटिक स्पिंडल को अटैचमेंट प्रोवाइड कौन करता है? क्रोमोसोम के ऊपर माइटोटिक स्पिंडल को कौन अटैचमेंट प्रोवाइड करता है? काइनेटोकोर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है मेटाफेज में। पहले क्या होता है? आपका कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन किसका हो जाता है? न्यूक्लियर एनवलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, ये सेल है, सेल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ क्रोमोसोम है।
न्यूक्लियर एनवलप दिखाई नहीं दे रहा है। देन क्या होता है, नाउ क्रोमोसोम्स आर फ्री इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब क्रोमोसोम्स फ्री है साइटोप्लाज्म में, फिर क्या हुआ, कंप्लीट कंडेंसेशन, जितना क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना था मैक्सिमम, ये आपका डीएनए था, ये आपका डीएनए था ऐसे सपोज, इसका कंडेंसेशन ऐसे 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 करके शुरू हुआ था प्रोफेज में, और आपका मेटाफेज में फाइनली सपोज ये कंडेंस करके ऐसा स्ट्रक्चर, इसे फाइनली ऐसे बनना था, ये ऐसे बन जाएगा। आफ्टर मेटाफेज कोई कंडेंसेशन नहीं होता, क्रोमोसोम को जितना मैक्सिमम कंडेंसेशन करना होता है वो क्या मेटाफेज में कंडेंसेशन कर जाता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन आता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जनरल हर एग्जाम में आता है ये, कि कौन सी फेज में आप एक क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हो, मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हो, वो आप है मेटाफेज में। तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम ये अब क्लियरली विजिबल हो गया। तो आप अगर क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करना चाहते हो, ये अब कंप्लीट क्रोमोसोम बन गया। इसके ऊपर इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, जो भी स्टडी करनी, ये है आपका क्रोमोसोम। जो भी स्टडी कौन सी फेज में कर सकते हो, इट्स ए कॉमन क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में आता है कि कौन सी फेज में। आप अगर प्रोफेज लिख दोगे तो गलत, प्रोफेज में शुरू होता है, लेकिन प्रॉपर अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा फेज में शुरू होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स इन विच फेज, अगर आप मेटाफेज लिख दोगे तो गलत। कौन सा फेज, प्रोफेज, ये पी लिख रहा हूं मैं, ये पी, ये एम, ठीक है, प्रो लिख रहा हूं, प्रो मेटा। तो प्रोफेज में इनिशिएशन होता है और मेटाफेज में क्या होता है, कंप्लीट कंडेंसेशन। अगर कंप्लीट कंडेंसेशन होने के बाद हम उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर क्रोमोसोम बोलते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली उसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। देन दिस इज द फेज at which this is the phase at which morphology of chromosome can be easily studied. This is important, आपको ये याद रखना है कौन सी फेज में, मेटाफेज में। देन काइनेटोकोर के बारे में मैंने आपको बता दिया। काइनेटोकोर्स आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर प्रोवाइडेड स्पेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर कहाँ पे आके अटैच होते हैं, अगर आप लिख दोगे कि सेंट्रोमियर पर, नहीं वो गलत हो जाएगा, आपको क्या लिखना है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कहाँ पे होता है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख बनाया है, ये है काइनेटोकोर, ये है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर में क्या अटैच होता है, आपका स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। ये सब किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेटाफेज का। फिर उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट। क्या होता है, क्रोमोसोम, ये स्पिंडल फाइबर अटैच होने के बाद क्रोमोसोम आके इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। समझ में आए, आके इक्वेटर पर, ये कैसे देखो अच्छे से अरेंज हुए हैं, इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। देन क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमाटिड। ये क्रोमोसोम हुआ, ये एक क्रोमाटिड हुआ, ये अनदर क्रोमाटिड हुआ, ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड हुए। तो आपका स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच होगा, ये एक काइनेटोकोर, ये एक काइनेटोकोर एक क्रोमाटिड के ऊपर है, यहाँ पर एक अटैच हो जाएगा, और ये एक काइनेटोकोर क्रोमोसोम क्रोमाटिड पर, सेकंड क्रोमाटिड पर है, उसके ऊपर आके अटैच हो जाएगा। जब अटैच हो जाएगा फिर नेक्स्ट फेज में क्या होगा ना, वो क्या होगा, वो आपका जो क्रोमाटिन फाइबर वो क्या करेगा, पुल करेगा। जो पुल करेगा इसके बीच में से, ये किसके थ्रू जॉइंट है, सेंट्रोमियर ना, ये सेंट्रोमियर क्या होगा, बीच से फट जाएगा, बीच से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, फट जाएगा। तो क्या बन जाएंगे, दो अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बन जाएंगे, ठीक है। ये कौन से फेज में होता है, एनाफेज में होता है। जब हम एनाफेज पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इतना समझ में आया मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में आपका होता है कंप्लीटली आपका न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर कर जाता है, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है, ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है एंड chromosome can be clearly observed under the microscope. This is the phase at which morphology of chromosome can be easily studied.
और क्या होता है आपका जो स्पिंडल फाइबर, ये कहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं? ये आके आपके काइनेटोकोर पर अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम आके इक्वेटर पर क्या हो जाता है? अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या? मेटाफेज। अब चलते हैं एनाफेज में। एनाफेज में क्या, मेटाफेज में क्या हुआ था? अब ये देखो, ये एनाफेज का स्ट्रक्चर बना है, ये मेटाफेज का नहीं है, क्योंकि अब ये अलग हो चुके हैं। मेटाफेज में क्या हुआ था? मेटाफेज में सिर्फ मैं आपका क्रोमोसोम ही ड्रॉ कर रहा हूँ। मेटाफेज में ऐसे ही पड़े थे, क्या था आपका? सेंट्रोमियर एक ही था। अब काइनेटोकोर ये रहा, ये काइनेटोकोर हुआ, इसके ऊपर क्या आके अटैच हुआ था? स्पिंडल फाइबर आके अटैच हुए थे। ये नजारा किस फेज का है? ये नजारा है आपका मेटाफेज। ये हुआ था मेटाफेज में। फिर मेटाफेज के बाद क्या होता है? जब एनाफेज होता है, एनाफेज में क्या होता है? ये माइटोटिक स्पिंडल क्या करते हैं? पुल करते हैं क्रोमोसोम को, जिसकी वजह से क्या होता है? ये माइटोटिक स्पिंडल क्या करते हैं? श्रिंक करते हैं। श्रिंक करने की वजह से क्या होता है? दोनों ये तो अटैच हो गए ना, फिक्स्ड हो गए हैं। जब ऐसा मेरा ये हुआ, ये फिक्स हो गया यहाँ पे, ये दो, ये दो क्या हुआ मेरा? ऐसे दो क्रोमाटिड है, ठीक है। अगर इसे कोई खींचेगा तो ये खींच नहीं जाएगा, ये अलग नहीं हो जाएगा उससे। बिल्कुल उसी तरह आपका जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? वो इसके साथ अटैच है ना, सपोज इस पॉइंट पर अटैच है, अगर ये उसे खींचेगा तो ये खींच जाएगा, ये बीच बीच में से क्या हो जाएगा? आपका जो था, आपका सेंट्रोमियर था बीच में, वो फट जाएगा। ये अलग, ये अलग, वो सेपरेट हो जाएगा। ये अलग, ये अलग, अलग अलग क्रोमोसोम होके अलग अलग पोल्स पर मूव कर जाएंगे। तो एनाफेज का क्या है? वो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, splitting of centromere of two chromatid take place. Now they become two separate chromosomes and and started to move towards two opposite pole of the cell. ये यहाँ पे फट गए हैं, ये अलग हो गया है, ये अलग हो गया है, सब अलग हो गए हैं। फिर अलग होने के बाद क्या हुआ? अब ये क्या बन गए? इससे पहले क्या थे? सपोज ये कितने क्रोमोसोम बोलूंगी? टू क्रोमोसोम, टू क्रोमोसोम्स। लेकिन जब ये सेपरेट हो जाएंगे, कैसे सेपरेट हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे, सेंट्रोमियर अटैच था, हट गए, ये एक से क्या बन गए? ये एक से अब दो बन जाएंगे, ये इस पोल में उस पोल में चले जाएंगे। समझ में आया? कितने बन गए? फोर क्रोमोसोम्स। ये दो थे मेटाफेज में, कितने थे? दो क्रोमोसोम थे, लेकिन एनाफेज में क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुआ। क्या हुआ? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से क्या हो गए? ये दो दो क्रोमोसोम जो हम कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर पर दो सिस्टर क्रोमाटिड्स अटैच थे, इसलिए हम उन्हें एक बोलते थे। अब क्या हुआ? ये स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट की वजह से, और स्पिंडल फाइबर जब क्या करता है? खींचता है, तब क्या होता है? ये दो सेंट्रोमियर फट जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, तब क्या बन जाता है? चार क्रोमोसोम बन जाता है। इसके पास एक सेंट्रोमियर, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर हम क्रोमोसोम का नंबर काउंट करते हैं। उस दिन मैंने आपको बोला था यहाँ पे चार सेंट्रियोल, सॉरी, चार सेंट्रोसोम एंड चार क्रोमोसोम। यहाँ पे मैंने क्या 6 लेके बताया आपको। ये जब फट जाते हैं, फिर फट जाते हैं तो क्या होगा? ये स्पिंडल फाइबर धीरे 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 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है, करता जाता है। जब ये तो इसके साथ अटैच है ना, काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच है, और काइनेटोकोर किसका पार्ट है? काइनेटोकोर किसका पार्ट है? सेंट्रोमियर का पार्ट है। सेंट्रोमियर किसका पार्ट है? सॉरी, सेंट्रोमियर बोल रहे हैं, काइनेटोकोर सेंट्रोसोम का पार्ट है। और ये क्या होता है? उसे ड्रैग करके दो अपोजिट पोल में ले जाता है। समझ में आया? देखो, इसका मूवमेंट ये एक पोल की तरफ, ये दूसरे पोल की तरफ हो रहा है।
दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनाफेज। यहाँ पे मैंने लिखा है सेंट्रोमियर splitted and sister chromatids get separated as single individual chromosome। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है। ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स पहले थे, ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स, ये 1 और 2 जो सिस्टर क्रोमाटिड्स थे, ये क्या हो गया, अब वो अलग हो गए। अलग होके उनका आइडेंटिटी बदल गया और ये क्या हो गए, ये एक क्रोमाटिड से ये एक अलग क्रोमोसोम हो गया, ये एक क्रोमोसोम हो गया। अब हम क्या, ये क्रोमाटिड से अब हम उसे क्रोमोसोम कह सकते हैं। ये क्रोमोसोम मूविंग टुवर्ड्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। दिस इज ऑल अबाउट योर एनाफेज। फिर चलते हैं लास्ट स्टेप, दैट इज टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, अब क्या हुआ एनाफेज में, क्या हुआ आपका एनाफेज में, क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम्स ये चले आए कहाँ पे, पोल्स पे चले आए, ये पोल्स पे चले आए, राइट। अब ये एक पोल्स पे चले आए और यहाँ पे भी वही, ये पोल्स पे चले आए। अब क्या होगा, पहले जो सिनेरियो था इस फेज में वही वही होगा। ये फिर अपने, अब ये पोल में ये और इस पोल में ये, मैं कोई मेम्ब्रेन नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। इट्स नॉट ए मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ मेम्ब्रेन तो हमारा हट चुका है ना। मेम्ब्रेन है क्या, इट्स नॉट ए मेम्ब्रेन, नॉट ए मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ये। मैं वैसे आपको सर्कल करके दिखा रहा हूं। ये क्या, यहाँ पे आधा जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे आधा जेनेटिक मटेरियल चला है, ठीक है। अब एक सेल में कंटेंट कितना हो चुका है, डबल हो चुका है। एक सेल में कंटेंट डबल हो चुका है और वो दोनों अपोजिट पोल पर मूव कर चुके हैं। समझ में आया, ये नहीं यहाँ पे 4 बनाए, यहाँ पे मैंने 6 बना दिया, 4 बना देती हूँ फिर, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये दो अपोजिट पोल में मूव कर गए, लेकिन अब क्या, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो बना देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस नहीं है तो अगेन न्यूक्लियोलस बन जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज नहीं थे, बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे। और ये जो कंडेंस होके क्या बने थे, प्रोफेज में जो हमारी कंडेंसेशन शुरू हुई थी, वो फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से वो जो कंडेंस, ये आपका कंडेंस क्रोमोसोम था ना, कंडेंसेशन हुआ था, ये फिर से खुलने की कोशिश करके ढीला होके ऐसा हो जाएगा। ये सब हमने क्यों किया था, नॉर्मल सेल में अगर आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, नॉन डिवाइडिंग सेल है, तो आपको उसमें क्रोमोसोम नहीं मिलेगी। क्रोमोसोम सिर्फ आपको तब मिलेगी जब वो सेल क्या करेगी, माइटोटिकली डिवाइड करने के लिए खुद को प्रिपेयर करेगी, तब जाके बनेगी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हर सेल में विजिबल नहीं होता। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये हुआ आपका क्रोमोसोम और इसे हम कहते हैं क्रोमाटिन। ये ऐसे मतलब सेल के अंदर आपको ऐसे कुछ कुछ विजिबल नहीं होगा, मैं तो ऐसे बना ना, कुछ नहीं, ये ऐसे ऐसे कुछ आपको प्रॉपरली दिखेगा भी नहीं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्रोमाटिन, क्रोमाटिन मटेरियल। वही लिखा है मैंने, एट दिस स्टेज क्रोमोसोम reach at their respective poles and started to lose their identity as chromosome। ये पहले क्या थे, क्रोमोसोम थे ना, ये वो क्रोमोसोम का उनका आइडेंटिटी क्या था, क्रोमोसोम थे, और अब क्या हो जाएंगे, बिकम कंडेंस एंड कन्वर्टेड इनटू क्रोमाटिन मटेरियल। ये जो क्रोमोसोम बने थे ये कन्वर्ट हो जाएंगे वही स्ट्रक्चर में, क्या, ऐसे धागे लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन कहते हैं। देन न्यूक्लियर एनवलप हट गया था, अपीयर कर जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप हट गया था, वो अपीयर कर जाएगा। फिर आपका क्या, आपका न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब अगेन अपीयर कर जाएंगे।
ठीक है। अब क्या कंडीशन है देखो, क्या कंडीशन, ये टेलोफेज कंप्लीट हो गया। एक ही सेल के अंदर आप क्या देख रहे हैं, दो न्यूक्लियस, नहीं, न्यूक्लियस नंबर 1, न्यूक्लियस नंबर 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपका क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियस, एक सेल में दो न्यूक्लियस। दैट मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। एक सेल में कितना न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो एक न्यूक्लियस अब डिवाइड होके दो न्यूक्लियस बना दिया। इसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। क्या अब इस सेल का डिवीजन मतलब कंप्लीट हुआ है, नहीं। जब साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म भी यहाँ से एक साइटो, ये ऐसे करके ये अंदर आएंगे, ये अंदर आएंगे, ये एक सेल फ्यूरो फॉर्मेशन होगा, गड्ढा लाइक बनेगा, ये ग्रेजुअली डिपर 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 होके ऐसे करके क्या एक दूसरे को ऐसे करके सेपरेट कर देंगे, फिर ये एक सेल बन जाएगा, फिर ये नीचे वाला हिस्सा एक सेल बन जाएगा, तब जाके आपका फाइनली एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। ये आज हमने सिर्फ कैरियोकाइनेसिस डिस्कस किया, कल हम क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस डिस्कस करेंगे। अब हमने अब तक जो भी डिस्कस किया, आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा, जो भी डाउट्स होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने अच्छी तरह से समझा और कुछ आपने नॉलेज एक्वायर किया है, तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है। ओके, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज वी बायोटिक्स। फिर नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस एंड मेयोटिक सेल डिवीजन के बारे में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।